Hello and welcome to the last topic of Daily Scan. In this topic, we'll be talking about credit rating agencies and how the government consider them buyers. Why are we talking about this topic today? क्योंकि recently फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, री एग्जामिंग नरेटिव अ कलेक्शन ऑफ एसेस। 5 सीरीज का ये डॉक्यूमेंट क्वेश्चन करता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये बायर्स हैं। ये बायर्स किसके अगेंस्ट हैं? डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट बायर्स हैं और इनकी जो पॉलिसीज हैं वो डेवलप्ड वर्ल्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। इंडिया ने अपना केस लेते हुए बताया है कि जो 3 मेजर डोमिनेंट कंपनीज हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सब ने इंडिया को लोवेस्ट सेगमेंट में रेट किया है। फॉर एग्जांपल, फिच रेट करता है इंडिया को BBB रेटिंग में, जो बहुत ही लोअर कंट्रीज जो कन्फ्लिक्ट में हैं बस उन्हीं से ऊपर रेटिंग है। इंडिया अपना कमिटमेंट दिखाते हुए कहता है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया ने कभी भी लोन का डिफॉल्ट नहीं किया है और जितने भी प्रेडिक्शंस हैं जीडीपी ग्रोथ की, पर कैपिटा इनकम की, सॉवरेन फंड की, इनफैक्ट फॉरेन रिजर्व की, ऑल ऑफ द इंडिकेटर्स आर स्ट्रांग। उसके बाद भी इतना ज़्यादा लोअर रेटिंग क्यों? इसी के मुद्दे को उठाते हुए इस आर्टिकल ने क्रिटिसाइज किया है क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के मेथोडोलॉजी में क्वेश्चन करती हैं। इसी सब को अपन डेप्थ में बात करेंगे इस टॉपिक पे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अभी अपन समझते हैं कि सॉवरेन रेटिंग्स की इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि नॉर्मल अपन बात करते हैं सिबिल स्कोर की। जब अपन को लोन लेना होता है तो बैंक्स हमारा सिबिल स्कोर चेक करते हैं। ये जो सिबिल स्कोर होता है ये 300 से 900 के बीच में होता है इंडिविजुअल्स का। जितना ज़्यादा ये हायर होगा ये उतना ज़्यादा अच्छा है। हायर होने का मतलब ये है कि जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छे से डेवलप्ड है, आपने क्रेडिट लिया है और बकायदा उसे सही टाइम पे किया है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आप ओवर लेवरेज्ड नहीं हो। ये सब बातें करता है क्रेडिट रेटिंग। इसी वजह से यदि आप देखोगे इन कंपैरिजन जो कोई लोन ना लिया हो उसका स्कोर या तो 0 या नेगेटिव में रहता है और ऐसे पर्सन को या तो लोन मिलना ही मुश्किल हो जाता है या मिलेगा तो जो चार्ज है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट हाई लगेगा। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द इशू। इसके अगेंस्ट यदि अपन समझते हैं ऐसा ही कुछ होता है सॉवरेन रेटिंग का काम भी। ये गवर्नमेंट की रेटिंग्स को डिफाइन करता है कि पहले पास्ट हिस्टोरिकल बेसिस में और अभी की मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स में क्या सरकार कितना ज़्यादा इनके ऊपर जो ओवरऑल फंड्स हैं, डेट है, वो कितना ज़्यादा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो क्या इनकी एबिलिटी टू पे है, क्या इन्होंने पास्ट में कभी पे नहीं किया है, अपनी ओन्स में डिफॉल्ट किया है। इस तरीके के इश्यूज के बेसिस पर ये रेटिंग डिफाइन की जाती है। अब यदि देखा जाए ये इंडिकेटर्स जो है क्रेडिट वर्दीनेस को दिखाता है जैसे अपन सिबिल स्कोर में करते हैं। अब यदि आपका रेटिंग जैसे इंडिया के केस में फिच BBB रेटिंग करता है, ये लोवेस्ट साइड है। इसकी वजह से जो इंडिया को लोन मिलती है वो कंपेयर टू यूएस गवर्नमेंट हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलती है। इस वजह से जो इशू आता है, अब बिकॉज डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है उन्हें अपने डेवलपमेंट प्रॉस्पर करने पर ज्यादा पैसा चाहिए, डेफिशिट फाइनेंसिंग करते हैं ताकि वो पैसा उधारी लेकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सके। यदि ये इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो उससे क्या होगा कि सरकार को ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में देना पड़ेगा जो हमारी डेवलपमेंट पोटेंशियल को हिंडर करता है। अब यदि आप सोचो सरकार को ही ज्यादा इंटरेस्ट में मिल रहा है तो इनके अंदर जो बिजनेसेस हैं उनको कितना ज्यादा हायर इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज अनदर प्रॉब्लम। यानी कि बिजनेस को जो कंट्री में सरवाइव कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है क्योंकि सरकार की तो डिफॉल्ट करने की सबसे कम चांस है। बिजनेसमैन को यदि पैसा उठाना पड़ा तो वो और महंगा पड़ता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट पैराडाइम है जो अपन ने देखा उसे डिस्टर्ब कर सकता है। यदि अपन मेजर रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो ग्लोबली 3 मेजर एजेंसीज हैं, फिच, S&P एंड मूडीज। ये 3 कंपनीज जो हैं 95% ऑफ द ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो अपन कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में
ओलिगोपॉली वो डोमिनेट करती है इस अफेयर्स में, एंड दैट इज वन मेथड ऑफ कंसर्न। बट यदि आप देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट करी हैं, बट यदि आप हिस्ट्री में देखो तो दे हैव बीन रिस्पॉन्सिव टू द ग्लोबल इवेंट्स। जैसे कि 1928 में जब डिप्रेशन आया, ग्लोबल डिप्रेशन, उसके बाद अभी का रिसेंट 2008 का रिसेशन आया, सारे के सारे वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हुई थी। बट क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज की रेटिंग ज्यादा डाउन होती है या डेवलप्ड कंट्रीज की रेटिंग ज्यादा तेजी से वापस रिस्टोर कर दी जाती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पुरानी है। इनफैक्ट द ओल्डेस्ट इज मोदीज एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1900 इवन बिफोर वर्ल्ड वॉर। यानी कि ये बहुत ही पुरानी एजेंसीज हैं जिनका ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंस है। इसके अलावा जो सरकार ने अपने पेपर में मेजर इश्यूज फ्लैग किए हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला इन्होंने क्या किया है कि जो मेथडोलॉजीज यूज्ड है उन्हें क्वेश्चन किया गया है। दैट इज नंबर 1, किस मेथडोलॉजी से ये क्रेडिट रेटिंग पर अराइव करते हैं ये बहुत क्लियर नहीं है। सेकंड, ओपैक तरीकों से करे जाती हैं। अपन सारे पॉइंट्स को डेप्थ में डील करेंगे। एंड इनके जो इम्पैक्ट्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया उसमें स्टडी नहीं किए गए हैं, और ये अभी भी नॉन रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यदि अपन स्पेसिफिकली जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर है ओपैकनेस एंड बायर्स अगेंस्ट द डेवलपिंग इकोनॉमीज इन मेथोडोलॉजी। जैसे कि यहां पर ऐसी मेथोडोलॉजी यूज की जाती है जो डेवलप्ड कंट्रीज को फेवर करती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पेपर में एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिस्टेड है, वो है कि यदि जो बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हो और उसमें भी यदि फॉरेन ओनरशिप हो, ऐसे बैंक्स को ये लोग हायर रेट करते हैं। तो यदि किसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिनकी ओनरशिप फॉरेन डोमिनेटेड है, तो उन बैंक्स का जो वर्किंग है बेटर रहेगा। एज अ रिजल्ट क्रेडिट जो भी डिपेंडेंस रहेगा जो कंट्री का उस बैंक में, उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री को ज्यादा हायर रेट किया जाएगा। Now, can you understand that this is based on liberal economics, जिसमें कि प्राइवेट बैंक्स को फेवर किया जा रहा है, बट इन कंट्रीज लाइक इंडिया यहां पर पब्लिक ओन्ड बैंक्स हैं। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ एसबीआई। एसबीआई क्या अच्छा बैंक नहीं है? इनके क्रेडेंशियल स्ट्रांग नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन एक बात जो हमेशा ये कंपनीज भूल जाती हैं कि किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का डेवलपिंग कंट्री में सोशलिस्टिक विजन भी होता है। जैसे कि सोशल इंक्लूजन, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, उन्हें अलग अलग तरीके से बैंकिंग सेक्टर में लाना। तो क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक बेटर नहीं कर सकता प्राइवेट से? डेफिनेटली पब्लिक इज इन अ बेटर पोजीशन, नंबर 1। दूसरी चीज, ये एक बायसनेस को दिखा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर वर्किंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन पब्लिक सेक्टर वर्किंग, विच इन इटसेल्फ इज फ्लॉड। ऐसा गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है। ये एग्जांपल को बिकॉज इट्स बीन डायरेक्टली पिक्ड अप फ्रॉम द पेपर आप बिल्कुल कोट कर सकते हो इफ एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यदि अपन आते हैं तो वो है नॉन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट इन पैरामीटर्स को रेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एंड फाइनली किसी भी कंट्री को क्वांटिफाई करते हैं डेटा, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? क्या वो पैनल की डिटेल्स डिस्क्लोज की जाती है? क्या इनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज की जाती है? नहीं। दिस इज वन प्रॉब्लमेटिक इशू। यदि अपन और बात करें तो लैक ऑफ क्लैरिटी इन कन्वेइंग द वेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बीएमआई में देखते हैं तो बीएमआई में हाइट है, वेट है, दोनों के इंडेक्सेस के बेसिस पर एक ट्रांसपेरेंट नंबर आता है जो कंपेयर रहता है। ऐसे ही अपन एचडीआई देखते हैं तो एचडीआई में 3 क्राइटेरियाज हैं, तीनों के ज्योमेट्रिक मीन निकाल के एक इंडेक्स दिया जाता है, दैट इज एचडीआई। बट इनके पैरामीटर्स क्या हैं वो ही डिफाइन नहीं है, दैट इज एक्सटेंट। तो यदि आप फिच की देखोगे तो फिच के केस में वेट्स डेजिग्नेटेड है, यानी कि 2 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स यदि आप देखोगे कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, 4 और 5 पैरामीटर्स आर लिस्टेड, उसके बाद उनका वेटेज दिया गया है, यानी कि एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर है जिनके वेटेज को डिफाइन किया गया है। बट साइमल्टेनियसली यहां पर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी इनकॉर्पोरेटेड हैं, और फिच की वेबसाइट में ये क्लियरली लिखा गया है कि ये जो वेटेज असाइंड है ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है। यानी कि जहां पर एसएनपी और मोदीज तो डिक्लेयर ही नहीं करते क्या वेट है, फिच भैया लोग डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भी बोल दिया कि ये इलस्ट्रेटिव पर्पस, इसको फाइनल मत समझो।
सो व्हाट इज दैट वी आर एमिंग फॉर, यही क्लियर नहीं है। और दूसरी बात, आप खुद सोचो, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप कैसे नंबर दोगे? क्या आप फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क को कैसे नंबर दोगे? इनके लिए क्या वेटेज है, क्या क्राइटेरिया है, बिल्कुल डिफाइन नहीं है। दैट इज द मेजर इशू विच द गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली क्रिटिसाइज्ड। इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही इश्यूज को उठाया था और क्रिटिसाइज किया था। यानी कि जरूरत क्या है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आप ले रहे हो, कैसे डिफाइन कर रहे हो, दैट शुड बी डिफाइंड। उसके बाद उसके लिए कोई भी इंटरनेशनल इंडेक्स को उठा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर है कंपोजिट गवर्नेंस इंडेक्स, गवर्नमेंट इंडेक्स। इसके लिए ये वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स को उठाते हैं, बट ये किस एक्सटेंट तक उठाया जाता है, क्या पैरामीटर्स उठाए जाते हैं, वो क्लियर नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इट कास्ट अ शैडो ओवर इनके मेथोडोलॉजी और वेटेज पे। और यदि अपन बात करते हैं तो ये सारे के सारे कहां पर बेस्ड हैं? ये बेस्ड हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, पर्टिकुलरली यूएस में। तो हुआ ऐसा था कि इनकी जो कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं रेटिंग्स को। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस में ऐसा हुआ था, एक बार जब रेटिंग्स कम कर दी गई थी तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर फाइन्स लगा दिया गया था। ये दिखाता है कि इनकी जो वर्किंग है इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर ये बेस्ड हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा अपन बात कर चुके हैं, डोमिनेंट हैं तीन ही कंट्री जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो 95% ऑफ द मार्केट को कंट्रोल करती हैं। यदि अपन और इश्यूज के बारे में बात करें कि लैक ऑफ प्रोडक्टिव एबिलिटी, यदि कोई भी अपन बात करें, ये कभी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपनी हिस्ट्री में ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जब डिफॉल्ट को बिफोर हैंड ये प्रेडिक्ट कर सके, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को स्टडी करती हैं और अपने सब्जेक्टिव टर्म्स में उन्हें रेट करती हैं, बट इनके कोई भी प्रिडिक्टिव मैकेनिज्म नहीं है कि इस पर रिस्क ज्यादा है, ये फाइनली डिफॉल्ट कर जाएगा, ऐसी मैकेनिज्म कुछ नहीं है। इनफैक्ट फिच ने ये खुद एक्सेप्ट किया है अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कि वी लैक प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड दैट इज वन ऑफ आवर मेजर फ्लॉस। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं, जो ये एजेंसीज रहती हैं, ये जिन कंपनीज को रेट कर रही हैं, सरकार के केस में तो नहीं, बट ये जिन कंपनीज को रेट करती हैं कई बार ये उन्हीं से द्वारा फंडेड है। तो डायरेक्टली यहां पर क्या हुआ, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यानी कि मैं अदानी का पैसा लिया हूं और अदानी को ही रेट कर रहा हूं। कैन यू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी इन दिस? डेफिनेटली अच्छी रेटिंग आएगी। इसके अलावा यदि अपन बात करें, इंडिया की क्या डिमांड है, इंडिया क्या चाहती है कि एक हमें सही तौर पर रेटिंग मिले। सही तौर पर यदि देखा जाए तो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, और हमारी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, खासकर फॉरेन डेट का, वो वन ऑफ द लोवेस्ट है, वो 150% से भी कम है, जहां कंट्रीज की 200% 300% इंक्रीज हो रही है। तो यदि इतना कम है तो शुड वी नॉट गेट द हायर रेटिंग्स? और इसलिए इंडिया डिमांड करती है जो बी है, ट्रिपल बी रेटिंग, स्विच और S&P और फिच के केस में, और मोदी ने Baa3 दिया है, मूडीज ने, उसे अपग्रेड किया जाए ताकि इंडिया को इन्वेस्टमेंट एट अ लोअर कॉस्ट मिल सके। दैट इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा एक सजेशंस जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया था वो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कहा गया था कि अल्टरनेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ऐसा कुछ सजेशंस ब्रिक्स में भी बात की गई हैं कि फॉर्मुलेट किए जाए जो डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करें। वेस्टर्न लेड वन साइज फिट ऑल जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, जहां पर प्राइवेट इज बेटर देन पब्लिक, ऐसे एजेंडास को डिस्कार्ड किया जाए, और इंडिया स्पेसिफिक इंडिकेटर्स जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि अदर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी हेल्प करें ताकि हम फंड को चीपर रेट में एक्सेस कर सकें। दैट इज अ नीड। इस वजह से इंडिया रेगुलरली प्रेस कर रही है कि जितनी भी CRAs हैं वो अपने तरीकों पर ट्रांसपेरेंसी लाए, उनमें मॉडिफाई किया जाए, ताकि जो रीसेंट रियलिटीज हैं और प्रैग्मेटिक रियलिटीज ऑफ द इकोनॉमिक्स हैं, जियोपॉलिटिक्स हैं, वो इनकी रेटिंग्स में रिफ्लेक्ट करें। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।